Hello, students. Today we are going to discuss an important law, that is Punjab Office of the Ombudsman Act 1997, Act number 10 of 1907. आप इसको देखें ज़रा नीचे आ जाएं। The Punjab Office of Ombudsman Act 1997, that was an act to provide for the establishment of the Office of Ombudsman in the province of Punjab. ये एक ओम्बड्समैन का ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए कानून बनाया गया है। प्रियम्बल इसका देख लेते हैं। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविंशियल ओम्बड्समैन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। एक प्रोविंशियल ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इंश्योरिंग एडहरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, वो ये क्या करेगा, जो वो ओम्बड्समैन होगा इंश्योर करेगा एडहरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, डायग्नोज करेगा, रिड्रेस करेगा एंड रेक्टिफाई करेगा एनी इनजस्टिस डन टू अ पर्सन, किसी भी शख्स से ज़्यादती को वो उसका अजाला करेगा, उसको रिड्रेस करेगा, उसकी निशानदही करेगा थ्रू मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ज़्यादती मेल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए की जाती है, एंड एंड सप्रेसिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, और वो क्या करेगा, सप्रेस करेगा करप्ट प्रैक्टिसेस को। ओम्बड्समैन का काम ये है कि वो माल एडमिनिस्ट्रेशन को और करप्ट प्रैक्टिसेस को और इनजस्टिस को रेक्टिफाई करेगा, रेड्रेस करेगा, डायग्नोज करेगा, और पर्सन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, इंश्योर करेगा एडहेरेंस टू लॉ, और इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करेगा। It is hereby enacted as follows. Short title, extent and commencement. This act may be called Punjab Office of the Ombudsman Act 1997. It extends the province of Punjab. It shall come into force at once. Definitions में आप आ जाएं. In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context. अगर सियाक़ सबाक़ में या इस कानून के मौजू में कुछ अलग से कोई बात लिखी गई है, फिर तो वो बात मानी जाएगी। अदरवाइज एजेंसी का मतलब जो नीचे लिखा गया है वो माना जाएगा। एजेंसी का मतलब मीन्स अ डिपार्टमेंट, कमीशन और ऑफिस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और अदर इंस्टीट्यूशन established or controlled by the provincial government but does not include high court and courts working under the supervision and control of the high court and the provincial assembly of the Punjab and its secretariat। वो कहता है कि जी एजेंसी से क्या मुराद है, हुकूमत के जितने भी महकमे हैं, कोई कमीशन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, या कोई ऐसी बॉडी है जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, उसको सेटअप किया गया है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे काम करने वाली जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिनको हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है, वो एजेंसी में शामिल नहीं है। ना ही प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की वो एजेंसी के अंदर शामिल है। यानी पंजाब के जो महकमे हैं वो तकरीबन एजेंसी में आते हैं, हाई कोर्ट और दूसरी दीगर अदालतें जो कि हाई कोर्ट के नीचे काम करती हैं उनके अलावा, और पंजाब असम्बली और उसका सेक्रेटेरिएट ये एजेंसी में शामिल नहीं है। मेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है? मेल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स अ डिसीजन, प्रोसेस, रिकमेंडेशन, एक्ट और ओमिशन और कमीशन विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ऐसा कोई डिसीजन है जो कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ऐसा कोई प्रोसेस है जो कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, रूल्स और रेगुलेशंस के कॉन्ट्रेरी है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन है और ऐसी कोई ओमिशन है या कमीशन है, और इज़ अ डिपार्चर फ्राम इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस और प्रोसीजर। कोई ऐसा डिसीजन है जो कि इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस और प्रोसीजर के कॉन्ट्रेरी है, अनलेस इट इज़ बोनाफाइड एंड फॉर अ वैलिड रीज़न। मिसाल के तौर पर ऐसा कोई डिसीजन, प्रोसीजर या रिकमेंडेशन है, माना ये जाए या साबित ये कर दिया जाए कि ये नेक नीयती पर है और फिर वैलिड रीज़न है, फिर तो उसको माना जाएगा कि ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अगर ये बोनाफाइडी साबित नहीं की जाती और उसकी वैलिड रीज़न प्रोड्यूस नहीं की जाती, तो वो कोई भी फैसला जो लॉ के कॉन्ट्रेरी है, कोई प्रोसेस जो लॉ के कॉन्ट्रेरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के कॉन्ट्रेरी है, उसको हम माल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। और क्या है माल एडमिनिस्ट्रेशन? माल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स परवेर माल एडमिनिस्ट्रेशन इज perverse, arbitrary,
are unreasonable, unjust, biased, oppressive or discriminatory। और इस किस्म के जो भी इक़दामात होंगे वो भी माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। अच्छा, माल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन irrelevant grounds, which is based on irrelevant grounds। अ, अ, इसके अलावा जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स, ये क्या करती है, इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ पावर्स और द फेलियर और रिफ्यूजल टू डू सो फॉर करप्ट और improper motives such as bribery, jobbery, favoritism, nepotism and administrative excesses and neglect, inattention, delay, incompetence, inefficiency and inaptitude in the administration or discharge of duties and responsibilities। इसको मैं आपको समझाता हूँ। माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आता है, कोई ऐसा फैसला जो जिसमें इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज ऑफ पावर, ऐसी कोई कानून का अख्तियार या कोई उसका फेलियर या रिफ्यूज़ल टू डू सो, आपने एक्सरसाइज ऑफ पावर्स के ज़रिए कोई फेलियर कर दिया है या उसको काम करने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार कर दिया है आपने, फॉर करप्ट और इम्प्रॉपर मोटिव्स, आपकी नीयत ये जो है गलत है या आप करप्शन लेना चाहते हैं। सच एज ब्राइबरी, जैसा कि रिश्वत, या आप जॉबरी, फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं किसी शख्स को। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस, या आप इंतज़ामी अमूर में एक्सेसेस यूज़ करते हैं। एक्सेसेस से मुराद है कि इंतहाई दर्जे की किसी मिस यूज़ ऑफ पावर का मुर्तकब होते हैं आप, और आप निगलेक्ट करते हैं और तवज्जो नहीं देते, डिले करते हैं, इनकॉम्पिटेंसी, इनएफिशिएंसी दिखाते हैं, इनएप्टीट्यूड दिखाते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़, जो आपकी ड्यूटी है उसमें उसको डिस्चार्ज करने में आप इनएप्टीट्यूड करते हैं, निगलेक्ट और इनअटेंशन, डिले कॉज करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपकी, उनके अंदर अगर आप इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो आप माल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ऑफिस मीन्स ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन कौन है जी, मीन्स ओम्बड्समैन फॉर द प्रोविंस ऑफ द पंजाब अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। Public servant means a public servant as defined in section 21 of the Pakistan Penal Code 1860 and includes the minister, advisor, parliamentary secretary and the chief executive, director or other officer or employee or a member of an agency। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इनको भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। Staff means any employee or commissioner of the office and includes co-opted members of the staff, consultants, advisors, bailiffs, and licensed officers and experts। Appointment of Ombudsman. There shall be an Ombudsman for the province of the Punjab who shall be appointed by the government. An Ombudsman shall be a person who is or has been or is qualified to be a judge of a high court or any other person of known integrity। वो कहना ये चाहता है कि गवर्नमेंट जो है ना किसी भी शख्स को ओम्बड्समैन लगाएगी, लेकिन उसके नीचे क्वालिफ़िकेशन क्या दे दी है कि वो हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो, जज लग सकने की सलाहियत उसमें हो। और बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द ओम्बड्समैन शैल टेक एन ओथ बिफोर द गवर्नर। गवर्नर के सामने वो एक हलफ लेगा इन द फॉर्म सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। इसी एक्ट के नीचे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उसका हलफनामा दिया है कि वो गवर्नर के सामने उस हलफ को लेगा अपने दफ्तर को ज्वाइन करने से पहले। द ओम्बड्समैन शैल इन ऑल मैटर्स perform his functions and exercise his powers fairly, honestly, diligently, and independently of the executive, and all executive authorities throughout the province shall act in aid of the ombudsman। वो कहना ये चाह रहा है इसमें, ओम्बड्समैन क्या करेगा, शैल इन ऑल मैटर्स परफॉर्म हिज फंक्शंस एंड एक्सरसाइज हिज पावर्स फेयरली। वो मुनसफाना तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, ऑनेस्टली और बड़े ही दिल जमई के साथ, डिलीजेंटली और इंडिपेंडेंटली ऑफ द एग्जेक्टिव,
और जितने भी दूसरी अथॉरिटीज़ हैं प्रोविंस की, उनकी मदद के तौर पर ये सारा काम करेगा। यानी कि उनके ही मसाइल को सुन के उनके ही इश्यूज़ को ये रिज़ॉल्व करेगा। टेन्योर ऑफ द ओम्बड्समैन, द ओम्बड्समैन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर। उसको 4 साल का उसकी मुद्दत मुलाज़मत होगी जिसमें एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। और फॉर री अपॉइंटमेंट एज ओम्बड्समैन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, उसकी दोबारा एक्सटेंशन नहीं है और री अपॉइंटमेंट नहीं है उसकी। Provided that a sitting judge of High Court working as ombudsman may be called back by the competent authority before expiry of his tenure। जो वर्किंग जज हो सुप्रीम, अगर हाई कोर्ट का, अगर वो ओम्बड्समैन के तौर पे काम कर रहा है, तो उसको उसकी 4 साल की मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट होने से पहले ही उसको वापस भी बुलाया जा सकता है। द ओम्बड्समैन में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर, अपना इस्तीफा गवर्नर को पेश कर सकता है। Ombudsman not to hold any other office of profit. The ombudsman shall not hold any other office of profit in the service of Pakistan or occupy any other position carrying the right to remuneration for the rendering of services. The ombudsman not being a sitting judge of a high court, the ombudsman shall not hold any office of profit in the service of Pakistan। अगर वो हाई कोर्ट का जज है पहले ही, फिर तो डेफिनेटली उसने एक प्रॉफिट वाला ओहदा रखा हुआ है। अगर वो एक दूसरा पर्सन है जो कि जज नहीं है, उसको ombudsman लगाया गया है, फिर ये नहीं कि वो जज भी बन जाए और कोई और नौकरी भी साथ अख्तियार कर ले, तो उसको ombudsman ही रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। द ombudsman बिफोर द expiration of the 2 years after he has ceased to hold that office, nor shall be eligible during the tenure of office and for a period of 2 years thereafter for election as a member of parliament or provincial assembly or any local body or take part in any political activity। क्या करेगा जी वो ombudsman? Shall not hold any office of the profit in the service of Pakistan before the expiration of 2 years after he has ceased to hold that office, nor shall he be eligible during the tenure of office for a period of 2 years thereafter for election, कि वो दो पार्लियामेंट के या असम्बली का उस 2 साल के टेन्योर पास करने के बाद जो रिमेनिंग 2 ईयर्स हैं, उससे उससे पहले वो प्रोविंशियल असम्बली के पार्लियामेंट के मेंबर बनने का एलिजिबल नहीं है, ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। Tenure, terms and conditions of service and remuneration of ombudsman. The ombudsman shall be entitled to such salary allowances and privileges and other terms and conditions of service as the government may determine, and these terms shall not be varied during the term of the office of an ombudsman। उसकी एक सैलरी अलाउंस और उसके प्रिविलेजेस को तय किया जाएगा जो कि उसकी सर्विस के दौरान वो रहेंगे और उनको तब्दील नहीं किया जाएगा। द ombudsman may be removed from the office of government by the government on the ground of misconduct or being incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity। The government shall provide the ombudsman a copy of charges before such an order। अगर गवर्नमेंट उसको हटाना चाहती है इन ग्राउंड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर एक चार्जर, उसके जो ऊपर इल्ज़ामात होंगे उनकी उसको कॉपी दी जाएगी, यानी उसको बताया जाएगा कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, आप इनको डिफेंड कर सकते हैं। Provided that the ombudsman may, if he sees fit and appropriate, uh, to refute any charges, request an open public evidentiary hearing before a division bench of the High Court, and if such hearing is not held within 30 days from the date of the receipt of such request, or not concluded within 90 days of its receipt, the ombudsman will be absolved of all stigma। बेसिकली इससे ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उसको उनकी लिस्ट दी गई कि आप पर ये इल्ज़ामात हैं, और वो क्या करे, वो ये ओम्बड्समैन जो है अपने इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट का मेरे इस मुकदमे को सुने, ओपन हियरिंग हो, और 90 डेज़ के अंदर इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। अगर 90 डेज़ के अंदर इसका फ़ैसला नहीं होता, और फिर ये समझा जाएगा कि ओम्बड्समैन के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। In such circumstances, the ombudsman
may choose to leave his office and shall be entitled to receive full remuneration and benefits for the rest of his term। तो वो उसके भी जो भी बकाया रेम्यूनरेशन होगी और अदर बेनिफिट्स होंगे वो उनका हकदार होगा।